हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट चैनल पर स्वागत है। और साथ ही स्वागत है क्योंकि बेसिकली हमारे द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट की एक इनिशिएटिव हम चला रहे हैं, जिसके अंतर्गत आपको यूपीएससी के पीवाईक्यू 10 साल के हम सॉल्व करवाने की कोशिश करते हैं। उसमें पर डे 10 पीवाईक्यू सॉल्व करवाएंगे। वीक में 4 या 5 दिन की क्लास आपको मिलेगी। इसके अंतर्गत रेगुलरली आपको क्लास थर्सडे से दी जाएगी, थर्सडे, फ्राइडे, फिर नेक्स्ट मंडे, ऐसे चलेगी। इसमें एक बात ध्यान रखिए कि जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, जो इस बार एग्जाम दे रहे हैं या जिनकी तैयारी की बिगनिंग है, जो बिगनर है, उनके लिए भी पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। बिगनर के लिए पीवाईक्यू इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वो एक यूपीएससी के ट्रेंड, सिलेबस, ऐसी चीजों को समझ सके कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि क्वेश्चन की डिमांड क्या होती है, क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है, क्वेश्चन का ट्रेंड क्या होता है। उसके लिए आपको पीवाईक्यू बहुत जरूरी है, स्पेशली प्रीलिम्स के लिए प्री के पीवाईक्यू और मेंस के लिए मेंस के पीवाईक्यू। जो लोग 2024 में देंगे, चाहे यूपीएससी की दें चाहे किसी की भी दें, स्टेट पीसीएस की दें, तो उसमें भी उनको प्रैक्टिस के लिए पीवाईक्यू का क्या क्या महत्व, वो सारी चीजें हम आपको डिटेल से बताते हैं। फिर स्टार्ट करते हैं। पीवाईक्यू क्यों करते हैं आखिरकार, सबसे पहले ये मेरे बारे में थोड़ी डिटेल है, ठीक है। और इसके बाद स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को आप ज्वाइन जरूर करें। ये हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जहां पर आपको पीडीएफ मिलेगी, ठीक है। ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर शेयर की जाएगी, यहाँ पर आपको पीडीएफ मिलेगी। इसके अलावा इसके थ्रू प्लीज आप यूट्यूब के अपना यूट्यूब चैनल इसको जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी अब इस पीवाईक्यू की सीरीज के वीडियो आएंगे तुरंत आप तक पहुंच जाएंगे। एनी इन्फॉर्मेशन हो तो आप मेल पे सेंड कर सकते हो, कोई भी चीज पूछ सकती है तो आप ये वाले व्हाट्सएप नंबर, टेलीग्राम नंबर पे मैसेज करके आप हमसे कोई भी जानकारी रिगार्डिंग एग्जाम, रिगार्डिंग और बैच, किसी भी प्रकार की पढ़ाई से संबंधित जानकारी आप यहाँ से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हमारी इस सीरीज का नाम रहेगा पीवाईक्यू सीरीज। पीवाईक्यू सीरीज, अब पीवाईक्यू सीरीज में सॉल्यूशन सीरीज है, ये पीवाईक्यू सॉल्यूशन सीरीज। अब आखिरकार पीवाईक्यू जरूरी क्यों, पहला आखिरकार हम ये चीज क्यों सॉल्व करते हैं। तो पीवाईक्यू सब लोग पढ़ते होंगे, लेकिन सॉल्यूशन, उसके ट्रेंड को समझना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके क्वेश्चन के किस तरीके की चीजें हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन किस तरीके से पढ़ रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन सारी चीजों को ध्यान में रख के ही ये सारी चीजें डिस्कशन की जाएगी। इसमें हम 2000 कोशिश करेंगे, 2013 से लेकर 2023 के पीवाईक्यू सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे सब्जेक्ट वाइज करेंगे, पहले पॉलिटी फिर अदर सब्जेक्ट के। और पर डे, पर लेक्चर अगर मैं बात करूं आपसे, पर लेक्चर आपके पास होंगे कितने, 10 पीवाईक्यू, ताकि आपका ज्यादा समय नहीं जाए और आप इजीली इसमें वीडियो के थ्रू आपको सॉल्व करवाए जाएंगे। और इसके बाद ये वीडियो आपको हमारे दिए गए नीचे टेलीग्राम चैनल है उस पर इसको शेयर कर जाएगा, इस टेलीग्राम चैनल पर इसको पूरी तरह शेयर कर दिया जाएगा, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, इस पे ये वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो इसमें इस तरीके की चीजें रहेगी, इसमें आपको चीजें एक्सप्लेन की जाएगी क्वेश्चन के साथ, जिससे आप क्वेश्चन की चीजें समझ पाएंगे, किस टॉपिक से है क्वेश्चन ये भी समझ पाएंगे। तो ईयरली बेसिस पे हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले पॉलिटी के अंतर्गत 2023 के क्वेश्चन हम लेते हैं इसमें पहले दिन में, तो वो सारी चीजें इसमें लेंगे पहले दिन, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपका ये है कि देखो कि पीवाईक्यू हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों, पहले इसको समझ लेते हैं कि पीवाईक्यू हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों। पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट इसलिए है, जैसा अगर कोई बिगनर है तो उसको सबसे पहले यूपीएससी, स्टेट पीसीएस के ट्रेंड को समझने की, तो एक है पहला इंपॉर्टेंट, अगर मैं बात करूं और पीवाईक्यू, तो पहला है आपको अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिलेबस एंड क्वेश्चन ट्रेंडिंग। पहला चीज कि सिलेबस को समझना और क्वेश्चन के ट्रेंड क्या है। ट्रेंडिंग का मतलब क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, कौन सा कोई टॉपिक करंट में रहा है तो उसके स्टैटिक वाले पार्ट से क्वेश्चन पूछे गए, किसी टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इससे क्या है कि आपको उसी तरीके से चीजें पढ़। सेकंड, पीवाईक्यू आपका रिवीजन करवाता है, रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से।
रिवीजन के लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि जो चीज मैंने पढ़ी है उस रिवीजन को, उसको रिवीजन हो जाएगा, और साथ ही उसका एप्लीकेशन, क्योंकि पढ़ना एक पहला पार्ट होता है, उसका एग्जामिनेशन हॉल में यूज करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। पढ़ते बहुत सारे लोग हैं, एग्जामिनेशन हॉल में अपनी उस नॉलेज को, उसकी चीज को अप्लाई कर पाना, वो सेकंड पार्ट होता है। तो वो सारी चीजें, अगर मैं आपसे बोलूं तीसरा इंपॉर्टेंट ऑल है इसका अप्लाई, ये आपसे अप्लाइड करवाएगा, जो भी आपने पढ़ा है उसमें अप्लाई करवाएगा, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है जो भी आपने पढ़ा है, ठीक है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है ये पीवाईक्यू। बाद में सिली मिस्टेक्स को सुधार करने के लिए, मिस्टेक्स को सुधार करने के लिए पीवाईक्यू हमारे लिए बहुत, इसके अलावा कुछ क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं, पीवाईक्यू रिपीट भी होते हैं कई बार, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए दोस्तों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट इसमें किस तरीके से चीजें करनी है, देखो करते सभी लोग हैं, लेकिन किस तरीके से बेस्ट तरीके से की जाए ताकि इसका ज्यादा से ज्यादा हम यूटिलाइजेशन कर सके, ज्यादा से ज्यादा हमारे लिए फायदेमंद हो सके। तो चलिए आगे बहुत आराम से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एकदम बाइलिंगुअल सीरीज है, आपको बाइलिंगुअल इसमें मिलेगा, आराम से कीजिए, धैर्य से बाइलिंगुअल आप इसमें हम देख लें, ताकि क्योंकि कई बार आपको एग्जामिनेशन हॉल में इंग्लिश हिंदी की टर्मिनोलॉजी यदि समझ में नहीं आया तो यू कैन रीड द इंग्लिश टर्मिनोलॉजी, ठीक है। अब आते हैं पहले क्वेश्चन पे। 2023 में क्वेश्चन आया था पॉलिटी से। पॉलिटी से 2023 में 17 क्वेश्चन आए थे। पॉलिटी आपको पता है, पॉलिटी पीवाईक्यू अगर करें 2023 में यूपीएससी में 17 क्वेश्चन थे इसे, और कट ऑफ पे लगभग लगभग 90 पे। तो अगर 90 यानी कि 45 क्वेश्चन, यदि आप पॉलिटी पॉलिटी के पार को तैयार कर ले तो आपकी 40% तैयारी फिक्स होगी, यानी लगभग लगभग ये 45% है। 35% आपका पास होने के लिए 35% है वो आपके पॉलिटी से आते हैं। और क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देखेंगे, तो सबसे बड़ी बात है वो आपको समझना है। देखो अब पहला क्वेश्चन हम आराम से करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, इन द एसेंस व्हाट डज ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ मीन, यानी कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मीन का मतलब क्या है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है, यानी कानून की उचित प्रक्रिया क्या है। तो कानून की उचित प्रक्रिया आप सभी जानते हैं, एक होता है कानून की स्थापित प्रक्रिया, दो चीज होती है, एक होता है कानून की स्थापित प्रक्रिया, और ये बात दी गई है आर्टिकल 21 में। कानून की स्थापित प्रक्रिया में केवल, इसमें केवल प्रक्रिया को देखा जाता है, केवल कानून की प्रक्रिया, केवल, और शब्दों के भाव से, ठीक है। ये भारतीय संविधान में थी और ये प्रक्रिया है इंग्लैंड में, ये हमने खास ली ब्रिटेन से ली, इसको ब्रिटेन से लिया गया। एक है कानून की उचित प्रक्रिया, कानून की उचित प्रक्रिया में न्यायपालिका किसी भी कानून की केवल प्रक्रिया को नहीं बल्कि उसके भाव को भी देखती है। इसमें इसमें कानून के परिणाम, प्रक्रिया तथा उसके भाव को भी देखा जाता है। और भारतीय संविधान में ये मेनका गांधीवाद में आया था, मेनका गांधीवाद 1978 में मेनका गांधीवाद आया था, उसमें आया। और इसमें भाव किसके आधार पर देखा जाता है, इसमें भाव देखा जाता है प्राकृतिक न्याय के आधार, किसके आधार पर, प्राकृतिक न्याय के आधार। प्राकृतिक न्याय के आधार का मतलब है कि किसी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार से कोई अन्याय ना हो, हर व्यक्ति को अपनी बात बोलने का अधिकार हो, हर कानून के भाव को भी देखा जाएगा कि किसी कानून का भाव कोई गलत तरीके से किसी को प्रभावित नहीं कर रहा है।
जैसे आर्टिकल 21 के अंतर्गत जो जीवन का अधिकार दिया गया था, वो कानून की स्थापित प्रक्रिया के अनुसार यह था कि व्यक्ति के शरीर का अधिकार, व्यक्ति की लाइफ का अधिकार। लेकिन कानून की उचित प्रक्रिया के अंतर्गत यह है कि व्यक्ति की लाइफ का मतलब है उसकी गरिमा का अधिकार। तो भारतीय संविधान में इसको मुख्य रूप से मेनका गांधी बाद आया था 1978 में। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि कानून की उचित प्रक्रिया को फॉलो करेंगे, और कानून की उचित प्रक्रिया का मतलब है कि हम किसी भी कानून के सेंस को, भाव को उसकी प्राकृतिक न्याय के अकॉर्डिंग है या नहीं है उसको चेक करेंगे। इसलिए अब क्वेश्चन पे जाते हैं हम। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? कानून की उचित प्रक्रिया का मतलब है प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर कानून द्वारा कानून का उचित प्रयोग और कानून के समक्ष समानता। ध्यान रखना, कानून की उचित प्रक्रिया का मतलब है प्राकृतिक न्याय, ये मैंने आपको बताया। और कानून की स्थापित प्रक्रिया का मतलब है कानून द्वारा स्थापित, ये अलग प्रक्रिया। इसलिए आपका आंसर क्या होगा इसमें? ए। अब इसे दो चीज समझे। समझे क्या? एक तो ये शब्दावली हमें समझनी है। तो यूपीएससी एक क्वेश्चन शब्दावली, टर्मोलॉजी या कॉन्सेप्ट का जरूर देता है। हर साल के क्वेश्चनों में बताएंगे हम। इसलिए सबसे बड़ी ध्यान है कि यूपीएस पॉलिटी के अंतर्गत जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है उनको बहुत अच्छे से हमें एक बार पढ़ लेना है। बस इससे ये सीख, इससे क्या पैटर्न डेवलप हुआ हमारे मन में कि यूपीएससी एक क्वेश्चन पॉलिटी में टर्मिनोलॉजी से भी पूछता है। यूपीएससी एक क्वेश्चन पॉलिटी में टर्मिनोलॉजी से भी पूछता है। तो इससे कई चीज समझे, पहले क्वेश्चन का ट्रेंड क्या है और क्वेश्चन उस टॉपिक से कैसे पूछा जाता है, और साथ ही उसको आपको समझना है। तो एक क्वेश्चन कहां से आया? आपके जस्ट आपकी टर्मिनोलॉजी जो पॉलिटी में काम आती है। 2023 का क्वेश्चन था। 2023 का दूसरा क्वेश्चन जो पॉलिटी में पूछा गया था वो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट से संबंधित था। उसमें बहुत सारी चीजें कॉमन सेंस से संबंधित थी। देखो, ये कथन और स्टेटमेंट का क्वेश्चन होता है। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दिए गए हैं, और इसमें पूछा गया है कि स्टेटमेंट 1 अगर हम बात करें, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 में जब भी आते हैं तो कहा जाता है कथन है, और एक है कथन और निष्कर्ष। उसका मतलब कथन 1 है, कथन 2 का सही स्टेटमेंट दे रहा है नहीं दे रहा है, इस तरह की क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं कि कथन 1 है में जो बात बोली गई है उसका कारण कथन 2 है या नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपको 2-3 चीज ध्यान रखनी है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन इंडिया प्रिजन्स आर मैनेज्ड बाय द state government with their own rule and regulation for the day-to-day administration of the prisons. सेकंड, इन इंडिया फर्स्ट स्टेटमेंट है कि भारत में जेलों का प्रबंधन राज्य सरकारों द्वारा जेलों के दैनिक प्रशासन के लिए अपने स्वयं के नियमों और विनियमों के साथ किया जाता है। पहला स्टेटमेंट यह है। दूसरा, भारत में जेलों का अधिनियम, जेल अधिनियम 1894 के द्वारा शासित किया जाता है, जो स्पष्ट रूप से जेलों के विषय में प्रांतीय सरकारों के नियंत्रण में रखता है। जेलों का विषय स्पष्ट रूप से प्रांतों के विषय में रखता है। तो कहने का मतलब देखो, ये दोनों को स्टेटमेंट आप पढ़ोगे ना तो आपको एक चीज तो पता लग जाएगी, दोनों स्टेटमेंट एक ही बात को कह रहे हैं। यानी कि दोनों स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि भारत में जेलों का प्रबंध, तो पहला स्टेटमेंट ये ध्यान रखना कहां से आया, आपका संघीय ढांचे से क्वेश्चन है, और संघीय ढांचे में जो विषय सूची है 7वीं, उसमें राज्य सूची के अंतर्गत आता है क्या? जेल। जेल राज्य सूची के अंतर्गत आता है। इसलिए पहला स्टेटमेंट आपका कथन, पहला कथन एकदम करेक्ट है, क्योंकि जेल राज्य सूची के अंतर्गत आता है, इसलिए जेलों का कानून राज्यों के द्वारा ही संचालित किया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट। दूसरा, भारत में जेलों का अधिनियम, और ये बिल्कुल सही कारण है, क्योंकि ये बात कहा गई है 1894 के एक्ट में कहा गया है कि जेल है वो राज्यों का विषय होगा और राज्य अपने लेवल पर उसके कानून बनाएंगे। तो अब आंसर को देखते हैं। ऑपोजिट कथनों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही है? कथन फर्स्ट और कथन 2, यानी दोनों कथन सही है, और कथन सेकंड है और कथन फर्स्ट की सही व्याख्या करता है। दूसरा कह रहा है कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों सही है लेकिन सही व्याख्या नहीं कर रहा। तीसरा कह रहा है कथन फर्स्ट सही है और कथन सेकंड गलत है। और चौथा कह रहा है कथन फर्स्ट सही है, कथन सेकंड, ये दोनों तो गलत है, क्योंकि स्टेटमेंट तो दोनों सही है। और इसका पहला आंसर होगा, क्योंकि इसमें जो बात बोली गई है 1894 का जो कारण दिया गया है वो बिल्कुल सही कारण दिया गया है, इसी के आधार पर राज्यों को शक्ति मिली है। दैट्स व्हाई आपका आंसर होगा इसमें।
तो इस संघीय ढांचे से क्वेश्चन आपको पूछा गया है और इस प्रकार के क्वेश्चन यूपीएससी ने कई पूछे हैं। तो कथन निष्कर्ष में आपको अगर मान लो आप डायरेक्टली देखो, कथन निष्कर्ष का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर आप इस स्टेटमेंट को गलत कर दोगे डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा ये। अगर इसको गलत कर दोगे, इसको गलत कर दोगे तो आपको डायरेक्ट आंसर हो जाएगा ये, और अगर इसको गलत कर दोगे डायरेक्ट आंसर हो जाएगा ये। इसलिए आप डायरेक्टली जब भी कथन निष्कर्ष वाले कथन वाले क्वेश्चन आए तो आप सोचो कोई एक गलत हो जाए, बस आप डायरेक्ट आंसर तक पहुंच जाओ। अगर मान लो ये दूसरे नंबर का गलत होता तो मेरा आंसर ये होता, अगर मान लो पहले नंबर का गलत होता तो मेरा आंसर डायरेक्टली ये होता। दैट इज दैट। तो ऐसा स्मार्ट तरीका कई बार यूपीएससी में यूज करना पड़ता है। हो सकता है कि यूपीएससी आजकल स्मार्ट तरीके से बाहर निकल रही है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत प्रेजेंट ऑफ माइंड लगाना होगा। ये क्वेश्चन आपके संघीय ढांचे से पूछा, इसमें आपका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 3 डायरेक्टली एनसीईआरटी से, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर पहला डायरेक्टली एनसीईआरटी से, ये एनसीईआरटी से क्वेश्चन था आपका। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी डायरेक्टली एनसीईआरटी से है, 11th क्लास की एनसीईआरटी है, जिसका पहला चैप्टर आप पढ़ोगे संविधान क्यों या व्हाई, नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ए कंट्री, फॉर ए सोसाइटी, फॉर ए स्टेट। ये क्वेश्चन डायरेक्टली कहां से आता है? डायरेक्टली आया कहां से? एनसीईआरटी से। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन है आपका सिंपल, जस्ट सिंपल, which one of the following statements best reflect of the chief purpose of constitution of country? ध्यान रखना, यूपीएससी में चारों स्टेटमेंट, चारों ऑप्शन पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो पूछता है बेस्ट। तो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी देश के संविधान के मुख्य उद्देश्यों को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है? संविधान के मुख्य उद्देश्य यानी कि किसी भी देश का मतलब संविधान का सबसे बेस्ट उद्देश्य क्या होता है? यह आवश्यक कानून बनने का उद्देश्य निर्धारित करता है। यह बात तो सही है कि संविधान कानून भी बनाता है। यह राजनीतिक कार्यालय को, सरकार का निर्माण करे, ये भी बात सही है। यह सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमित करता है, ये भी सही है। और सामाजिक न्याय स्थापित करता है, ये भी सही है। लेकिन सबसे बेस्ट कौन सा है? सबसे प्रायोरिटी का काम कौन सा है? काम तो चारों है। अगर आप 11वीं क्लास के एनसीईआरटी पढ़ोगे तो चारों के चारों ये जो स्टेटमेंट दिए गए, ये चारों के चारों स्टेटमेंट है वो संविधान का मुख्य उद्देश्य है, संविधान के कार्य है। लेकिन पूछा है वेस्ट, इसलिए आपको चारों स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना है। किसी भी संविधान, कोई भी देश संविधान बनाता है तो उसे बोलते हैं हम संविधानवाद। एक होता है संविधानवाद, एक होता है संविधान का शासन। तो संविधानवाद का मतलब है संविधान की सर्वोच्चता, और संविधान सर्वोच्चता का मतलब है सीमित सरकार। इसलिए संविधान, कोई भी अच्छा संविधान यानी कि संविधानवाद जिसे हम सामान्य भाषा में बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब होता है सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है लिमिटेड गवर्नमेंट। दिस क्वेश्चन asked in UPSC 2021, what is the best meaning of the constitutionalism? तो constitutionalism का बेस्ट मीनिंग होता है लिमिटेड गवर्नमेंट। This year this question asked in the next second patterns, this question, और second pattern is that कि आपके संविधान का बेस्ट मर्म क्या है? 2021 में इसको अलग तरीके से पूछा, 2023 में इसको अलग तरीके से पूछा, लेकिन क्वेश्चन एक ही है। संविधान का सबसे पहला काम होता है, संविधान का सबसे बेस्ट काम होता है सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमित करना। इसलिए भारत एक संवैधानिक राज्य है, चीन एक संवैधानिक नहीं है, क्योंकि चीन का संविधान चेंज होता रहता है, क्योंकि वहां चीन में शी जिनपिंग लिमिटेड नहीं है, जबकि हमारा संसद और प्रधानमंत्री सभी की शक्तियां सीमित है। इसलिए संविधान का सबसे बेस्ट प्रायोरिटी का जो काम होगा वो होगा संविधान में, संविधान सरकार की शक्तियों को सीमित करेगा, उनको डिफाइन करेगा कि क्या शक्तियां सरकार को यूज करनी है, क्या जनता के लिए छोड़नी है। इसलिए आपका आंसर होगा इसमें सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? इन इंडिया which one of the following constitutional amendments was widely believed to enact to overcome the judicial interpretation of fundamental rights? यानी कि ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा व्यापक रूप से मौलिक अधिकारों की न्यायिक व्याख्या को दूर करने के लिए अधिनियमित किया गया था। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकारों की व्याख्या करी और उस व्याख्या को दूर करने के लिए संसद को संशोधन करना पड़ा।
तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं, इसकी बेसिक घटना बता देता हूं। 1950 में, क्योंकि हमारा संविधान है, और हमारे संविधान में एक चीज और बात लिखी गई है, देखो हमारा संविधान बड़ी अजीब चीज है। मैं चूंकि क्वेश्चन ज्यादा डिटेल से नहीं जाऊंगा। संविधान है, हमारा संविधान, इसमें सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय की बात की गई है, और सामाजिक न्याय के लिए दिए गए डीपीएस। अब राज्यों के द्वारा डीपीएस भी लागू किए गए, और डीपीएस में लिखा गया कि महिला और बच्चों के लिए विशेष कल्याण की बात कर सकता है राज्य, सामाजिक न्याय के लिए समाज के वंचित वर्गों का काम कर सकता है। तो इसी के लिए तमिलनाडु सरकार के द्वारा 1950 में महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किया गया था, आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। जब विशेष प्रोविजन किया गया था एक कानून के द्वारा, एजुकेशन के माध्यम से, तो एक रेट लग गई सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया, और सुप्रीम कोर्ट में जो ये केस गया था, जिसे बोलते हैं चंपकम दौराई मामला, चंपकम दौराई वाद 19 चंपकम दौराई वाद 1951 का है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई आर्टिकल 15 के अंतर्गत समता का अधिकार दिया गया है, आर्टिकल 14 के अंतर्गत समता का अधिकार दिया गया है, और आप आरक्षण के माध्यम से उस समता के अधिकार का उल्लंघन करते हो, अर्थात अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हो। तो संसद ने, मुख्य रूप से सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की उस पॉलिसी को रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद नेहरू जी को पहला संविधान संशोधन लाना पड़ा, और पहला संविधान संशोधन लाया 1951 में, और इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, और 9वीं अनुसूची में यह जोड़ा गया कि कोई कानून अगर 9वीं अनुसूची में शामिल है तो उसका रिव्यू नहीं किया जा सकता, अर्थात उसकी न्यायिक व्याख्या नहीं की जा सकती। यह प्रोविजन किया गया था पहला संविधान संशोधन के द्वारा। इसलिए आपका आंसर क्या होगा? पहला संविधान संशोधन। ठीक है। 46वें संविधान संशोधन के द्वारा आपको पता है भारत के मौलिक कर्तव्य आए, मौलिक कर्तव्य भी आए, सॉरी 46वें संविधान संशोधन के अंतर्गत राइट टू एजुकेशन आया। ठीक है। 44वां के अंतर्गत लॉट ऑफ चेंजेज हुए। 42वां संविधान संशोधन को तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। तो इसका बेसिक आंसर आपका। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो इसका मतलब एक क्वेश्चन यूपीएससी कहां से पूछता है? आपकी व्याख्याओं से संबंधित, आपके कॉन्सेप्ट से। ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, और विशेषकर जुडिशियल रिव्यू आपका टॉपिक है, वहां से क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका टर्मिनोलॉजी बेस है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी है, उससे डायरेक्टली पूछा गया। ठीक है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान, मैंने बोला एक आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं संवैधानिक व संविधानोत्तर संगठन, तो वहां से क्वेश्चन पूछा गया। संवैधानिक या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी उसे कहते हैं जिसका संविधान में उल्लेख हो। तो ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से विचार करें: राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय विधि आयोग, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण। उपर्युक्त में से संवैधानिक निकाय कितने हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कितनी है उपर्युक्त में से? एक है, दो है, तीन है, या चार है? तो ये आपको बताना है। तो देखो, राष्ट्र ओबीसी आयोग है, इसको 103वां संविधान संशोधन, 103 ने 102 में, 102 में 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इसको संवैधानिक दिया बनाया गया था। किसमें जोड़ा गया था? 338 बी में। ठीक है। अर्थात ये क्या है? संवैधानिक है। एक तो संवैधानिक हो गया। दूसरा, राष्ट्रीय मानव अधिकार का आयोग का उल्लेख संविधान में कहीं नहीं है। ये क्या है? एक वैधानिक बॉडी है। क्या है? वैधानिक। ये क्या है? वैधानिक। राष्ट्रीय विधि आयोग, ये वैधानिक भी नहीं है। राष्ट्रीय विधि आयोग तो वैधानिकतर है, ये वैधानिकतर है। और राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, ये वैधानिक है, क्योंकि इसको उपभोक्ता अधिनियम 2020 के द्वारा स्थापित। जब किसी बॉडी को संसद के कानून द्वारा स्थापित किया जाता है तो उसे बोलते हैं वैधानिक या स्टैट्यूटरी बॉडी। और जब किसी का उल्लेख यदि संविधान में ऐड किया जाता है, संविधान में जोड़ा जाता है, तो उसे बोलते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी।
और जिसका उल्लेख ना तो किसी कानून में है, जिसका उल्लेख ना किसी स्टैट्यूटरी बॉडी में है, ना किसी कॉन्स्टिट्यूशनल में है, उसको हम बोलते हैं क्या? वैधानोत्तम या कार्यकारी निकाय। क्या बोलते हैं? एक कार्यकारी निकाय, एग्जीक्यूटिव फॉर्म। तो इस आधार पर आपका आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एक, तो केवल एक आंसर होगा, केवल एक, ओनली वन। आजकल यूपीएससी आपको कोई एलिमिनेशन का ऑप्शन नहीं छोड़ रही, और इस तरीके से क्वेश्चन पूछती है। एक बात और समझ में आई कि आपको संवैधानिक बॉडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जरूर पढ़नी है, ऑर्गेनाइजेशन जरूर पढ़ने हैं, वहां से एक क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस। तो आपको यही समझना है पीवाई का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति के इलेक्शन संबंधित। चूंकि 2022 में राष्ट्रपति के इलेक्शन हुए, तो ये टॉपिक करंट में हो गया था, इसलिए राष्ट्रपति से इलेक्शन संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? यदि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाता है, तो निर्णय की तारीख से पहले राष्ट्रपति के पद के कर्तव्यों का पालन उनके द्वारा फिर से किए गए सभी कार्य, यानी कि मान लीजिए कह रहा है कि किसी राष्ट्रपति के चुनाव, कोई राष्ट्रपति चुनाव हुआ, उसके बाद उसकी रिट लगी, रिट लगने के बाद डिसीजन आया, डिसीजन में यह पाया गया कि राष्ट्रपति का चुनाव गलत तरीके से हुआ है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इनको रद्द कर दिया जाए। तो पूछा गया कि मान लो वो अगर 10 नवंबर को यदि उसका चुनाव रद्द हुआ है, तो 10 नवंबर से पहले उसने जो डिसीजन दिए, क्या वो रद्द होंगे? तो ये बात बिल्कुल गलत है, वो रद्द नहीं होते। क्या है? उनके द्वारा जो भी डिसीजन दिए जाते हैं वो अमान्य नहीं माने जाते। तो ये वाला मामला आपका, ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया? रॉन्ग, पहला स्टेटमेंट रॉन्ग। सेकंड, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव इस आधार पर स्थगित किया जा सकता है कि कुछ विधानसभाएं भंग हो, ये बात भी एकदम गलत है। हमारे राष्ट्रपति के चुनाव को इस प्रकार से भंग नहीं कर, मान तमिलनाडु की विधानसभा नहीं है, तो क्या चुनाव राष्ट्रपति के भंग हो जाएंगे? ऐसा नहीं है। 1974 में गुजरात विधानसभा भंग थी, और उसके बाद भी चुनाव हुए 1974 में, और जो 1974 में, और उसमें सुप्रीम कोर्ट में रिट भी लगी थी 1974 में कि भाई गुजरात विधानसभा तो भंग है, अब आप चुनाव करवा रहे हो, और चुनाव को गुजरात, क्योंकि राष्ट्रपति को जो वोट करता है वो कौन करता है? विधायक करते हैं, और अगर किसी राज्य के विधायक ही नहीं है, तो उस राज्य की ओर से तो कोई काम ही नहीं कर रहा, उस राज्य की ओर से तो वोटिंग ही नहीं जा रही। तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन बोला कि यदि किसी राज्य की विधानसभा भंग है, यहां तक कि लोकसभा भी भंग है, तो भी राष्ट्रपति के चुनाव पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए आपका दूसरा स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। कभी भी चुनाव इस आधार पर स्थगित नहीं किए जा सकते, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकंड, जब कोई विधेयक भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो संविधान समय सीमा निर्धारित करता है। ये बात हमारे यहाँ आपको पता है, संसद के द्वारा दिए गए किसी भी कानून को राष्ट्रपति के पास समय सीमा निर्धारित नहीं की गई। राष्ट्रपति उसमें सहमति दे सकता है, उसको रोक सकता है, और उसको पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, लेकिन कितने दिनों में सहमति दे, इसकी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। इसलिए आपका तीसरा स्टेटमेंट भी गलत। अब आपसे पूछा है कि हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट से, तो नो स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, दैट्स व्हाई योर आंसर इज डी। तो इसमें राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित, अब देखो इसमें दो चीज समझनी है। राष्ट्रपति के चुनाव को आप सब पढ़ लेते हो, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल्स नहीं जाना। इसमें दो चीज समझनी, क्योंकि 2022 में राष्ट्रपति चुनाव हुए, इसलिए राष्ट्रपति, अब देखो करंट का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा इससे, लेकिन करंट आपको एक चीज समझा देती है कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो चुका है, इसको पढ़ लीजिए भाई। इसलिए राष्ट्रपति चुनाव इंपॉर्टेंट हो गए थे। राष्ट्रपति चुनाव से दो क्वेश्चन यूपीएससी 2023 में पूछे गए थे। दैट्स अ सिंपल आंसर, इसका आंसर होगा डी। ये सिंपल सा, विथ रेफरेंस टू फाइनेंस बिल और मनी बिल। आप सभी जानते हैं फाइनेंस बिल आता है आर्टिकल 117 में, और मनी बिल आता है आर्टिकल 110 में। फाइनेंस बिल का मतलब है कि इसमें कंडीशन ये है कि लोकसभा में आएगा और राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से आएगा। ये दोनों कंडीशन वित्त विधेयक के, ये धन विधेयक में भी होती है, ठीक है। लेकिन फाइनेंस बिल अन्य कंडीशनों में साधारण बिल की तरह होता है। दो कंडीशनों में मनी बिल के बराबर होता है कि ये राष्ट्रपति की सहमति से लोकसभा में, उसके अलावा इसमें जॉइंट सेशन भी हो सकता है, इसको राज्यसभा रिजेक्ट भी कर सकती है,
इसको राज्यसभा रिव्यू कर सकती है। लेकिन धन विधेयक में केवल और केवल पावर लोकसभा के पास होती है। ना तो धन विधेयक में आप ज्वाइंट सेशन बुला सकते हो, ना ही धन विधेयक में रिव्यू किया जा सकता है, ना ही धन विधेयक में राज्यसभा कोई चेंज कर सकती है। इसलिए तो अब देखते हैं इसको क्वेश्चन। जब लोकसभा वित्त विधेयक को राज्यसभा में भेजती है, किसको? फाइनेंस बिल को, तो वह विधेयक में संशोधन या अस्वीकार कर सकती है। गलत है ना। तो देखो, जब लोकसभा वित्त विधेयक राज्यसभा में भेजती है तो उसे गलत बात अस्वीकार नहीं कर सकती, क्योंकि वित्त विधेयक सॉरी 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 वित्त विधेयक पर उसकी पूरी शक्ति होती है, वित्त विधेयक पर अस्वीकार कर सकती है। दैट्स व्हाई आंसर स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। सेकंड, जब लोकसभा धन विधेयक को राज्यसभा में भेजती है तो वह विधेयक में संशोधन अस्वीकार नहीं कर सकती, वह केवल सिफारिश कर सकती है। बिल्कुल सही। देखो अगला क्या, इसमें इंग्लिश में दे सकते हैं, व्हेन द लोकसभा ट्रांसमिट मनी बिल टू द राज्यसभा इट कैन नॉट अमेंड एंड रिजेक्ट द बिल, इट कैन ओनली make a recommendation. That statement is absolute correct because in the money bill absolute power has only Lok Sabha. अगला है थर्ड स्टेटमेंट, लोकसभा और राज्यसभा के बीच असहमति की स्थिति में धन विधेयक के लिए ज्वाइंट सेशन नहीं बैठा जाता। धन विधेयक में बिल्कुल सही बात है, धन विधेयक में कोई भी ज्वाइंट सेटिंग नहीं होती है, ये केवल वित्त विधेयक या साधारण विधेयक होती है। जबकि वित्त विधेयक होते, बिल्कुल सही बात, वित्त विधेयक में होती है। इसलिए तीनों स्टेटमेंट करेक्ट, दैट्स व्हाई योर आंसर इज 3। आंसर क्या है आपका? 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हो सकता है, देखो मैंने किसी आंसर की को नहीं देखा है, अगर कोई क्वेश्चन कोई स्टेटमेंट में अगर गलती हो तो यू कैन मैसेज, यू कैन कमेंट, ठीक है ना, हम उसमें चेंज कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपको शेड्यूल एरिया से। आप सभी जानते हैं अनुसूची 5 एंड अनुसूची 6 शेड्यूल एरिया से संबंधित है। अनुसूची 6 और 4 राज्यों से संबंधित है, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, AMTM बोलते हैं इनको। और अनुसूची शेष जनजातीय क्षेत्रों से है, जो नॉर्थ ईस्ट के अतिरिक्त है। शेष जनजातीय क्षेत्रों में तो अनुसूची 5 के अंतर्गत मुख्य रूप से इसकी बात की गई है, अनुसूचित क्षेत्रों की बात की गई है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में, और आपको देखना है कितने स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ कोई एलिमिनेशन ऑप्शन नहीं है। पहला, किसी राज्य के भीतर किसी क्षेत्र को अनुसूचित रूप में अधिसूचित करना राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से होता है। यानी क्या कह रहा है, विद इन द स्टेट द नोटिफिकेशन ऑफ एन एरिया एज शेड्यूल एरिया टेक प्लेस थ्रू द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। ध्यान रखना, शेड्यूल एरिया को डिफाइन करने की पावर केवल और केवल राष्ट्रपति के पास होती है, उसको चेंज करने की पावर है वो पार्लियामेंट के पास भी होती है, लेकिन उसको डिफाइन करने की पावर किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास। इसलिए एक स्टेटमेंट एकदम सही है। दूसरा, अनुसूचित क्षेत्र वाली सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई जिला होती है। बिल्कुल सही बात है, शेड्यूल एरिया में सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई जिला होती है, और सबसे निचली इकाई ब्लॉक में गांवों का समूह होता है। दैट इज द स्टेटमेंट करेक्ट। यानी सबसे बड़े, देखो क्या होता है आपको, डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट वाला ब्लॉक, ब्लॉक मतलब ग्रुप, तो ब्लॉक क्या है? ग्रुप ऑफ विलेज। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है। तीसरा, किसी राज्य के भीतर किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में अधिसूचित करना राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से होता है। ये स्टेटमेंट थोड़ा सा मुझे लगता है इसमें एक गलती हुई, स्टेटमेंट इसमें अलग था, है ना। इसमें स्टेटमेंट था आपका, मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, थोड़ा सा मुझे लगता है कि स्टेटमेंट क्वेश्चन इसमें रिपीट कर दिया। स्टेटमेंट आपको देता हूँ मैं। ये था, गलत हो गया था वो, ये देखो, इसको देखो, देखो ये था, पहला दूसरा हमने कर लिया, पहला सही दूसरा सही, ठीक है। और तीसरा कर देते, पहला सही दूसरा सही। तीसरा क्या करा है, संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अपेक्षित है कि वे राज्यों की अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन के विषय में केंद्रीय गृह मंत्रालय को वार्षिक प्रतिवेदन भेजें। बिल्कुल गलत। ये कौन भेजता है? गवर्नर। कौन भेजता है? गवर्नर। गवर्नर अनुसूचित क्षेत्रों की वार्षिक रिपोर्ट है
वो गृह मंत्रालय को गवर्नर के द्वारा भेजी जाती है, नहीं कि सीएम के द्वारा। इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग। तो आपके 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए आपका आंसर हो गया बी। ध्यान रखना, इंग्लिश वाले भी इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है, अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित है। और अनुसूचित क्षेत्रों में आपको एक चीज और बता देता हूं, अनुसूचित क्षेत्रों में जो पावर है, अगर मैं बोलूं आपसे, तो जो पावर है अनुसूचित क्षेत्रों की वो राष्ट्रपति के पास है, जिसमें राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्रों को डिफाइन करता है। और ये 5वें शेड्यूल के अंतर्गत राष्ट्रपति को पावर मिलती है। और इसी पावर और आर्टिकल है, राष्ट्रपति की पावर मिलती है 244 के अनुसार, 244(1) के अनुसार ये पावर मिलती है राष्ट्रपति को कि वो किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषित कर सकता है। 5th शेड्यूल अनुच्छेद 244। इसलिए देखो, इस बार यूपीएससी ने क्वेश्चन बहुत थोड़ा सा डीपली लेवल पे पूछे, जिनको कर पाना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस आपको थोड़ा, आप देखो किताबी नॉलेज नहीं, आपको उसकी एनालिसिस नॉलेज, विश्लेषणात्मक क्षमता आपके पास होनी चाहिए, तभी आप उसके आंसर को सही ढंग से कर पाओगे। ठीक है, तो इसमें आपको पता है, इसमें डायरेक्टली आपका आ गया आर्टिकल 244(a), इसमें कौन करता है, आपके गवर्नर। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टेटमेंट का है और उसका है, वही स्टेटमेंट वाला। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कुछ निर्णय में माना जाता है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(4) के तहत आरक्षण की नीतियां प्रशासन की दक्षता को बनाए रखने के लिए 335 के सीमित होगी। बिल्कुल सही बात है, आरक्षण जो दिया गया है वो आर्टिकल 335 के अंतर्गत ये कहा गया आरक्षण दो, लेकिन उससे एफिशिएंसी खराब नहीं होनी चाहिए, प्रशासनिक एफिशिएंसी खराब नहीं होनी चाहिए। तो बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, भारत के संविधान का जो 335 प्रशासन की दक्षता शब्द को डिफाइन करता है, 335 प्रशासन की दक्षता शब्द को डिफाइन करता है, ये बात पूछ गई है। ठीक है, प्रशासन की दक्षता को डिफाइन करता है। तो अगर मैं इसकी बात करूं आपसे, तो ये स्टेटमेंट अगर मैं बात करूं, देखो इसका स्टेटमेंट देखो, डिफाइन संविधान में इसको नहीं कर रखा है, इसलिए आप डायरेक्टली इसको क्या कर दो, गलत। ये हो गया गलत, और जैसे इसको गलत करोगे आपका आंसर हो जाएगा इसमें 335 में ये बोला गया है कि प्रशासनिक दक्षता इफेक्ट नहीं होनी चाहिए, तो प्रशासनिक दक्षता क्या होगी इसको डिफाइन नहीं किया गया, ध्यान रखना। इसलिए बिल्कुल आपका स्टेटमेंट दूसरा रॉन्ग है, और दैट्स वाई आपका आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली आपका आंसर हो जाएगा सी। स्टेटमेंट सेकंड गलत, आपका आंसर हो गया सी। अगला, होमगार्ड को लेकर के ये जनरल क्वेश्चन, क्योंकि करंट में चल रहा था ये टॉपिक, इसलिए होमगार्ड संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि होमगार्ड क्या है, होमगार्ड के बारे में। तो होमगार्ड क्वेश्चन आपसे सिंपली पूछा गया था, जिसमें कई चीजें आपसे बोली गई थी। तो होमगार्ड वाले की अगर मैं बात करूं आपसे, होमगार्ड के संदर्भ में, तो पहला कह रहा है होमगार्ड को केंद्र सरकार की होमगार्ड अधिनियम और नियमों के तहत उठाया जाता है, गलत बात है। इसको स्टेट या संघीय क्षेत्र के कानून के तहत होमगार्ड का गठन किया जा सकता है, पहला स्टेटमेंट आपका रॉन्ग। होमगार्ड की भूमिका आंतरिक सुरक्षा के रखरखाव में होती है, बिल्कुल करेक्ट। होमगार्ड है वो जो है वो मुख्य रूप से पुलिस की सहायता करते हैं, विशेषकर नक्सलवादी एरिया या कुछ इलेक्शन के टाइम पे ऐसी चीजों में। दूसरा, होमगार्ड अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ रोकने के लिए इंटरनल सिक्योरिटी का काम करते हैं, तो इसमें भी काम करते हैं, बिल्कुल सही बात है। पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा तीसरा एकदम सही है, इसलिए आपका आंसर हो गया 2। तो बेसिकली इसी तरीके से आपको बीवाई सॉल्व करने समझना है। अब ये क्वेश्चन आपके करंट में से आया, करंट में आया, बट बेसिक से पूछा गया, तो इसलिए यूपीएससी में आपको किस तरीके के क्वेश्चन पूछ जाते हैं, क्या क्या चीजें होती है, वो सारी चीजें आपको इसी दौरान पता लगती है। ठीक है, तो अच्छे से 10-10 क्वेश्चन की सीरीज रहेगी, आप लोग इससे जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसको शेयर कीजिए, और थर्सडे से कंटिन्यू करेंगे इसको। ये दीपावली आज के दिन हमारे ऑफर चल रहे हैं, यू कैन गो थ्रू दिस। अगर देखो यहाँ पर प्री रिवीजन मैच चल रहा है जो अभी स्टार्ट होने वाला है, जस्ट प्राइस देखिए, समाधान मैच है सीसेट का, ये भी प्राइस, इसकी प्राइस देखिए, ये चल रहे हैं दीपावली में, तो दीपावली का लास्ट है आज। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं। तो आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।